एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत राज्य, जिसका नाम था चंद्रपुर। इस राज्य की खासियत थी उसकी प्राकृतिक सुंदरता और वहां के लोगों का सौम्य स्वभाव। चंद्रपुर के राजा महाराज विक्रमादित्य एक दयालु और बुद्धिमान शासक थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी अनन्या, जो न केवल रूपवती थी बल्कि उसका दिल भी उतना ही सुंदर था। अनन्या की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी और उसका मन हमेशा कुछ नया सीखने और करने की चाह से भरा रहता था। अनन्या की उम्र अभी केवल 12 वर्ष थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता किसी विद्वान से कम न थी। वो अक्सर अपने पिता के साथ राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाया करती थी और वहां के लोगों की समस्याओं को सुनती थी। एक दिन जब वो अपने पिता के साथ एक गांव में गई, तो उसने देखा कि वहां के बच्चे खुले मैदान में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। बारिश हो या धूप, उनके पास कोई पक्का स्कूल नहीं था। बच्चों के चेहरों पर पढ़ने की ललक थी, लेकिन सुविधाओं की कमी उनके सपनों को सीमित कर रही थी। अनन्या का दिल पिघल गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, इन बच्चों के लिए एक सुंदर स्कूल होना चाहिए, जहां वे बिना किसी परेशानी के पढ़ सकें। महाराज विक्रमादित्य ने अपनी बेटी की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, अनन्या, अगर तुम्हारा मन है तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं तुम्हें संसाधन दूंगा, लेकिन स्कूल का सपना तुम्हें साकार करना होगा। अनन्या ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने ठान लिया कि वो न केवल एक स्कूल बनवाएगी, बल्कि वो ऐसा स्कूल होगा जो पूरे राज्य में अनोखा होगा। उसने अपने शिक्षक गुरु विश्वनाथ से सलाह ली। गुरु विश्वनाथ एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे, जिन्हें वास्तुकला और शिक्षा दोनों का गहरा ज्ञान था। अनन्या ने उनसे कहा, गुरुजी, मैं एक ऐसा स्कूल बनवाना चाहती हूं जो सोने और चांदी की तरह चमके, लेकिन उसका असली मूल्य उसकी शिक्षा और बच्चों के सपनों में हो। गुरु विश्वनाथ ने अनन्या की बात ध्यान से सुनी और बोले, राजकुमारी, तुम्हारा विचार बहुत सुंदर है, लेकिन सोने चांदी का स्कूल बनाने के लिए बहुत धन और मेहनत चाहिए। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अनन्या ने दृढ़ता से कहा, हां, गुरुजी, मैं हर चुनौती का सामना करूंगी। अनन्या ने सबसे पहले अपने पिता से राज्य के खजाने से कुछ धन मांगा, लेकिन उसने ये भी तय किया कि वो केवल खजाने पर निर्भर नहीं रहेगी। उसने राज्य के धनाढ़ व्यापारियों, कारीगरों और आम लोगों से मदद मांगने का फैसला किया। उसने एक सभा बुलाई और सभी को अपने सपने के बारे में बताया। उसने कहा, मैं एक ऐसा स्कूल बनाना चाहती हूं जहां हर बच्चा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ सके। ये स्कूल चंद्रपुर का गौरव होगा। लोग अनन्या की बातों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दिल खोलकर मदद का वादा किया। कुछ ने धन दिया, कुछ ने सामग्री और कुछ ने अपने समय और मेहनत की पेशकश की। अनन्या ने गुरु विश्वनाथ के साथ मिलकर स्कूल की डिजाइन तैयार की। उसने चाहा कि स्कूल की इमारत न केवल सुंदर हो, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी हो। उसने तय किया कि स्कूल की दीवारें पत्थरों से बनेंगी, जिन पर सोने और चांदी की पॉलिश की जाएगी, ताकि वो सूरज की रोशनी में चमके। लेकिन उसने ये भी सुनिश्चित किया कि ये सामग्रियां स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हों और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। अनन्या ने स्थानीय कारीगरों को बुलाया और उनसे कहा, आपके हुनर से ये स्कूल जीवंत होगा। मैं चाहती हूं कि दीवारों पर नक्काशी हो जो हमारी संस्कृति और प्रकृति को दर्शाए। कारीगरों ने उत्साह के साथ काम शुरू किया। उन्होंने दीवारों पर फूल, पेड़, पक्षी और नदियों की नक्काशी की, जो चंद्रपुर की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाती थी। स्कूल का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पहली चुनौती थी सामग्री की कमी। सोने और चांदी की पॉलिश के लिए विशेष मिट्टी और धातुओं की जरूरत थी, जो आसानी से उपलब्ध नहीं थी। अनन्या ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अपने दोस्त, एक युवा खोजी वैज्ञानिक आरव
से मदद मांगी। आरव ने अनन्या को बताया कि पास की पहाड़ियों में एक ऐसी मिट्टी मिलती है जो सूरज की रोशनी में सोने चांदी की तरह चमकती है। उसने ये भी सुझाव दिया कि स्थानीय पत्थरों को विशेष तकनीक से तराशा जाए ताकि वे धातु की तरह चमके। अनन्या ने इस विचार को अपनाया और कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की। उसने खुद भी इस प्रक्रिया को सीखा और कारीगरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उसका उत्साह देखकर सभी का जोश दोगुना हो गया। दूसरी चुनौती थी मौसम। चंद्रपुर में बारिश का मौसम शुरू हो गया था और निर्माण कार्य रुकने का खतरा था। अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता से सलाह ली और महाराज ने सुझाव दिया कि अस्थायी तंबू बनाए जाएं ताकि काम रुकने न पाए। अनन्या ने तुरंत ये व्यवस्था की और कारीगरों को प्रोत्साहित किया कि वे बारिश में भी काम जारी रखें। उसने खुद बारिश में भीगते हुए काम का निरीक्षण किया, जिससे सभी को प्रेरणा मिली। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद स्कूल की इमारत आकार लेने लगी। ये एक भव्य इमारत थी, जिसकी दीवारें सूरज की रोशनी में सोने चांदी की तरह चमकती थी। स्कूल में बड़े बड़े कक्ष थे, जिनमें हवा और रोशनी का पूरा ध्यान रखा गया था। अनन्या ने यह भी सुनिश्चित किया कि स्कूल में एक पुस्तकालय, एक प्रयोगशाला और एक कला कक्ष हो। उसने चाहा कि बच्चे केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहें, बल्कि उनकी रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच को भी बढ़ावा मिले। स्कूल के प्रांगण में एक सुंदर बगीचा बनाया गया, जिसमें रंग बिरंगे फूल और फलदार पेड़ लगाए गए। अनन्या ने बच्चों के लिए एक खेल का मैदान भी बनवाया, जहां वे विभिन्न खेल खेल सकें। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि स्कूल में साफ पानी और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था हो, क्योंकि वह जानती थी कि स्वच्छता शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आखिरकार वो दिन आ गया जब स्कूल का उद्घाटन होना था। चंद्रपुर के लोग उत्साह से भरपूर थे। अनन्या ने उद्घाटन समारोह को सादगी लेकिन गरिमा के साथ आयोजित किया। उसने अपने पिता महाराज विक्रमादित्य और गुरु विश्वनाथ को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। समारोह में राज्य के सभी लोग शामिल हुए और बच्चों के चेहरों पर खुशी की चमक थी। अनन्या ने उद्घाटन भाषण में कहा, "यह स्कूल मेरा नहीं, आप सबका है। ये सोने चांदी की चमक से नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और बच्चों के सपनों से चमकता है। मैं चाहती हूं कि ये स्कूल हर बच्चे को अपने सपने पूरे करने का मौका दे।" उसके बाद बच्चों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें नृत्य, गीत और नाटक शामिल थे। अनन्या ने देखा कि बच्चे कितने आत्मविश्वास से अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे और उसका दिल खुशी से भर गया। स्कूल के खुलने के बाद चंद्रपुर में शिक्षा का स्तर तेजी से बढ़ा। बच्चे न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने लगे, बल्कि वे कला, विज्ञान और खेल में भी आगे बढ़ने लगे। अनन्या ने यह भी सुनिश्चित किया कि गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और किताबें मिले। उसने एक विशेष कोष बनाया, जिसमें वह अपने गहने और उपहार बेचकर धन जमा करती थी। धीरे धीरे सोने चांदी का स्कूल पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। अन्य राज्यों के राजा और रानी इसे देखने आए और अनन्या की प्रशंसा की। उसने अपने अनुभव साझा किए और अन्य राज्यों को भी ऐसे स्कूल बनाने के लिए प्रेरित किया। अनन्या का सपना केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं था। उसने तय किया कि वो पूरे चंद्रपुर में शिक्षा का प्रसार करेगी। उसने गांव-गांव में छोटे-छोटे स्कूल खोलने की योजना बनाई और अपने पिता से इसके लिए समर्थन मांगा। महाराज विक्रमादित्य ने न केवल उसकी योजना को स्वीकार किया, बल्कि उसे राज्य की शिक्षा व्यवस्था का प्रभारी भी बनाया। अनन्या ने अपने गुरु विश्वनाथ और दोस्त आरव के साथ मिलकर एक नई शिक्षा प्रणाली विकसित की, जिसमें किताबी ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक शिक्षा पर भी जोर था। उसने बच्चों को खेती, कारीगरी और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों में प्रशिक्षण देना शुरू किया। उसका मानना था कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता है। सोने चांदी का स्कूल चंद्रपुर का गौरव बन गया।
ये न केवल एक इमारत थी, बल्कि बच्चों के सपनों का प्रतीक था। अनन्या की मेहनत और समर्पण ने पूरे राज्य को प्रेरित किया। उसने साबित कर दिया कि उम्र कोई मायने नहीं रखती, अगर दिल में जुनून और सपने हों। वर्षों बाद जब अनन्या बड़ी हुई और चंद्रपुर की रानी बनी, उसने अपने पिता के आदर्शों को आगे बढ़ाया। उसका सोने चांदी का स्कूल न केवल चंद्रपुर, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया। और इस तरह एक छोटी सी राजकुमारी ने अपने सपने से न केवल अपने राज्य, बल्कि अनगिनत बच्चों के भविष्य को रोशन कर दिया। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें